नमस्कार दोस्तों, आज सुनते हैं यशपाल जी की कहानी समय। पाप के अवचेतना में रिटायर हो जाने के 1.5-2 वर्ष पूर्व से ही चिंता सिर उठाने लगती थी। रिटायर हो जाने पर अवकाश का बोझ कैसे संभलेगा। पापा के मन में बुढ़ापे और बुजुर्गों से, या कहिए बूढ़े और बुजुर्ग समझे जाने से सदा विरक्ति रही है। रिटायर होने पर मितव्ययिता के विचार से गर्मियों में पहाड़ जाना छोड़ दिया है। सर्विस के समय गर्मियों में महीने 2 महीने हिल स्टेशनों पर रह लेने का बहुत शौक था। प्रतिवर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष अवश्य पहाड़ जाते थे। पहाड़ जाते तो चढ़ाइयों पर सुविधा से चल सकने के लिए 1-2 छड़ियाँ खरीदते थे। हर बार नई छड़ियाँ खरीदते, परंतु लखनऊ लौटने पर बाजार या सैर के लिए जाते समय छड़ी उनके हाथ में न रहती थी। कभी स्वास्थ्य का विचार आ जाता या शरीर पर मांस अधिक चढ़ने की आशंका होने लगती तो सुबह शाम तेज चाल से सैर आरंभ कर देते। सुबह मुंह अंधेरे सैर के लिए जाते समय अम्मी के सुझाने पर कुत्तों या ढोर डंगरों से सावधानी के लिए छड़ी हाथ में होने पर भी उसे टेक कर न चलते थे। छड़ी को पुलिस या सैनिक अफसर की तरह बेटन के ढंग से हाथ में लिए रहते थे। छड़ी टेक कर चलना उनके विचार से बुढ़ापे या बुजुर्गी का चिन्ह था। पापा का कायदा था कि संध्या समय टहलने के लिए अथवा शॉपिंग के लिए भी जाते तो केवल अम्मी को साथ ले जाते थे। बच्चों को साथ ले जाना उन्हें कम पसंद था। अन्य बच्चों की तरह हम लोगों को भी अम्मी पापा के साथ साथ बाजार जाने की उत्सुकता बनी रहती थी। बाजार में हम बच्चे कोई भी चीज़ मांग लेते, तनिक ठुनकने से ही मनचाही चीज़ मिल जाती थी। बाजार में पापा हम लोगों को डांटते धमकाते नहीं थे। उन्हें बाजार में तमाशा बनना पसंद नहीं था, इसलिए अम्मी और पापा बाजार जाने के लिए तैयार होने लगते तो हम लोगों को नौकरिया आया के साथ इधर उधर टहला दिया करते थे। बच्चों को बाजार ले चलने की अनिच्छा में संभवतः पापा के बुजुर्ग न जान पड़ने की भावना भी अवचेतना में रहती होगी। पापा ने अवकाश प्राप्त हो जाने पर अवकाश के बोझ से बचने के लिए अच्छी खासी दिनचर्या बना ली। अवकाश प्राप्ति से कुछ महीने पूर्व ही उन्होंने योजना बना ली थी कि शासन कार्य के 36 वर्ष के अनुभव और चिंतन के आधार पर शासन का नैतिक पक्ष पर एक पुस्तक लिखेंगे। दोपहर से पहले और बाद में कम से कम 2 घंटे इस विषय में अध्ययन करते रहते हैं अथवा नोट्स लिखते रहते हैं। पहले उन्हें काम के दबाव के कारण कम अवसर मिलता था, परंतु अब सप्ताह में 1-2 दिन निकट संबंधियों और इष्ट मित्रों की खोज खबर लेने भी चले जाते हैं। अब किसी हद तक वे शॉपिंग भी करने लगे हैं। रसद और साग सब्जी की खरीद उनके बस की नहीं। वह काम पहले अम्मी करती थी, अब भी रिक्शा पर बैठकर स्वयं ही करती हैं। अलबत्ता हल्की फुल्की चीज़ें, टूथब्रश, ब्लेड, सिगार, सिगरेट, मोजे, रुमाल और दवा दारू की खरीद के लिए पापा संध्या के समय स्वयं हजरतगंज पैदल जाते हैं। कारण वास्तव में कुछ चलने फिरने का बहाना। पापा के स्वभाव और व्यवहार में कुछ और भी परिवर्तन आए। पहले उन्हें अपनी पोशाक चुस्त रखने और व्यक्तिगत की बढ़िया चीज़ों का शौक रहता था। पोशाक के मामले में बिल्कुल बेपरवाह नहीं हो गए हैं, परंतु गत 3 वर्षों में जोड़े के आरंभ में अम्मी हर बार उनसे एक नया ऊनी सूट बनवा लेने का अनुरोध कर रही है। पापा पुराने कपड़ों को काफ़ी बताकर टाल जाते हैं। यही बात जूतों के मामले में भी है। अम्मी खिंचकर रह जाती है। अपने लिए उन्हें जाने क्यों कंजूसी रहती है। और बच्चों को पहाड़ पर या सैर के लिए बाहर भेज देंगे, उनके लिए कपड़ों की ज़रूरत भी दिखाई दे जाती है, अपने लिए कुछ नहीं। लगता है पापा अब अपने शौक और रुचियों को बच्चों द्वारा पूरा होता देखकर संतोष पाते हैं, मानो उन्होंने अब व्यक्तित्व का न्याय बच्चों में कर लिया है। पापा के बच्चों को बाजार साथ न ले जाने उनके व्यवहार में परिवर्तन का एक प्रकट कारण यह हो सकता है कि अम्मी अब अपने स्वास्थ्य के कारण पैदल चलने से कतराती है और हम लोग उंगली पकड़कर साथ चलने वाले बच्चे नहीं रहे। कभी पापा या अम्मी के साथ चलना होता था तो हमारे कंधे उनके बराबर या कुछ ऊंचे ही रहते हैं। पापा को आशंका नहीं कि बच्चे बाजार में गुब्बारे वाले या आइसक्रीम वालों को देखकर हाथ फैलाकर ठुनकने लगेंगे। अब शायद अपने जवान
स्वस्थ सुडौल बच्चों की संगति में उन्हें कुछ गर्व भी अनुभव होता है। इसलिए संध्या समय हजरतगंज या बाजार जाते समय कभी मुझे, कभी मंटू बहन को, कभी गोगी को, कभी कंजिन पुष्पा को भी साथ चलने का संकेत कर देते हैं। उनके साथ हजरतगंज जाने पर हम लोगों को चॉकलेट, टॉफ़ी या आइसक्रीम के लिए कहना नहीं पड़ता। पापा हजरतगंज का चक्कर पूरा करके स्वयं ही प्रस्ताव कर देते हैं, कहो क्या पसंद करोगे, कॉफ़ी या आइसक्रीम। हमारे समवयस्क साथी हम लोगों को बाजार, पार्क, रेस्टोरेंट में पापा के साथ देकर कभी कभी आंख दबाकर या किसी संकेत से हमारी स्थिति के प्रति या करुणा प्रकट कर देते हैं। निसंदेह पापा की उपस्थिति में सभी प्रकार की हरकतें या बात नहीं की जा सकती, परंतु उनकी संगति बोर या उबा देने वाली भी नहीं होती। वे अन्य अवकाश प्राप्त लोगों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार केवल अपनी नौकरी के अनुभव, एडवेंचर, नवयुवक लड़के लड़कियों के लिए उपयुक्त विवाह संबंधों अथवा पुराने जमाने की सस्ती और आज की महंगाई की ही चर्चा नहीं करते। उनके मानसिक संपर्क और चिंताएं व्यक्तित्व और पारिवारिक क्षेत्र में सिमट जाने के बजाय पढ़ने और सोचने का अधिक अवसर पाकर कुछ फैल ही गई। उनकी बातचीत में चुस्ती और हाजिर जवाबी कम नहीं हुई, बल्कि अपने को तटस्थ और अनासक्त समझ लेने से उनका तीखापन कुछ बढ़ गया। परंतु हम लोग उनकी संगति के लिए बचपन के दिनों की तरह लालियत नहीं रह सकते। कारण यह कि 18-20 पार कर लेने पर हम लोग भी अपना व्यक्तित्व अनुभव करने लगे हैं। हम लोगों की अपनी व्यक्तित्व रुझान अपने काम और अपने क्षेत्र भी हो गए हैं। उनके आकर्षण और आवश्यकताएं भी रहती हैं। कभी कभी पापा की आवश्यकता और हमारी संगति के लिए उनकी इच्छा, हमारी अपनी आवश्यकताओं और आकर्षण में द्वंद्व की स्थिति आ जाना अस्वाभाविकता नहीं है। संध्या समय हम लोगों में से किसी न किसी को साथ ले जाने की इच्छा में पापा के दो प्रयोजन हो सकते हैं। एक प्रयोजन तो वे स्वीकार करते हैं, उन्हें बूढ़ों या बुजुर्गों की अपेक्षा नवयुवकों की संगति अधिक पसंद है। दूसरा कारण पापा प्रकट नहीं करना चाहते। लगभग 1 वर्ष से उनकी नज़र पर आयु का प्रभाव अनुभव हो रहा है। अधिक देर तक पढ़ने लिखने से धुंधलापन अनुभव होने लगता है, विशेषकर सूर्यास्त के पश्चात। यदि सड़क पर प्रकाश कम हो तो ठोकर खा जाते हैं और प्रकाश अधिक होने पर चकाचौंध से परेशानी अनुभव करते हैं। इसलिए संध्या समय बाहर जाते हैं तो हम लोगों में से किसी को साथ ले जाना चाहते हैं। पिछले जाड़ों की बात है, उस दिन डाक में आई पत्रिका में एक बहुत रोचक लेख पढ़ रहा था। पापा के कमरे से अम्मी को संबोधन करती आवाज़ सुनाई दी, एक जग गर्म पानी भिजवा देना। यह संकेत था कि दिन ढल गया। पापा बाहर जाने की तैयारी आरंभ कर रहे हैं। तब ध्यान आया, सूर्यास्त का समय हो जाने से कमरे में प्रकाश कर लेना चाहिए था, परंतु वह यात्रा वर्णन समाप्त किए बिना पत्रिका हाथ से छूट न रही थी। पापा की बाहर जाने की तैयारी अनेक घोषणाओं और पुकारों के साथ होती है, ताकि सब जान जाए वे बाहर जा रहे हैं और कोई उनके साथ हो ले। मैंने सुना तो, परंतु मन जापान के उस यात्रा वर्णन में गहरा रमा हुआ था। पढ़ते पढ़ते भी पापा की बाहर जाने की तैयारी की आहटें कान में पड़ रही थी। आहट से अनुमान हो रहा था कि पापा बाहर जाने के लिए जूते पहन चुके होंगे, टाई बांध ली होगी। उनके कमरे से पुकार आई, कोई है हजरतगंज की सवारी। पापा की पुकार के स्वर से अनुमान हुआ कि उन्होंने ऊपर के कमरों की ओर मुंह करके पुकारा था। मेरे कमरे से अपनी तैयारी की कोई प्रतिक्रिया न सुनकर उन्होंने लड़कियों को पुकार लिया था। ऊपर से भी कोई उत्तर न आने पर पापा ने फिर पुकारा, हे कोई चलने वाला। पापा की इस पुकार की प्रक्रिया में ऊपर पुष्पा दीदी के कमरे से सुनाई दी, मंटू जाओ ना, पापा के साथ घूम जाओ। मंटू ने अपने कमरे में पुष्पा दीदी को उत्तर दिया, तुम भी क्या दीदी, बुड्ढों के साथ कौन बोर हो। मंटू ने अपने विचार में सवर दबाकर उत्तर दिया था, परंतु उसकी बात पापा के समीप के कमरे में मैं भी सुन सकता था। पत्रिका आंखों के सामने से हट गई, नज़र पापा के कमरे में चली गई। पापा ने जरूर सुन लिया था। जान पड़ा मैं कोट हैंगर से उतारकर पहनने जा रहे थे। कोट उनके हाथ में रह गया। चेहरे पर एक विचित्र विषण सी मुस्कान आई। कोट उसी प्रकार हाथ में ले कुर्सी पर बैठ गए, नज़र फर्श की ओर, परंतु चेहरे पर
भीषण मुस्कान। कई क्षण बिल्कुल निश्चल बैठे रहे, मानो किसी दूर की स्मृति में खो गए। मैंने दृष्टि पापा की ओर से हटा ली कि नज़र मिल जाने से संकोच असुविधा न अनुभव करे। फिर पत्रिका उठा ली, परंतु पढ़ न पाया। अनुमान कर रहा था पापा क्या सोच रहे होंगे। सहसा स्मृति में बचपन की याद कांद गई। तब हम लोग उनके साथ बाहर जाने के लिए कितने लालयित रहते थे। हमारी उस लालसा से उन्हें कभी कभी परेशानी भी अनुभव हो जाती थी। एक दिन को स्मृति आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी। हम लोग अम्मी और पापा के साथ बाहर जाने के लिए जिद करते तो पापा को अच्छा नहीं लगता। अम्मी ऐसी अप्रिय स्थिति से बचने का यह उपाय करती थी कि स्वयं बाहर जाने के लिए साड़ी बदलने से पहले हमें आया या नौकर बहादुर के साथ छोड़ दिया करती थी। हम लोगों के लौटने से पहले ही अम्मी और पापा बाहर जा चुके होते। एक दिन संध्या समय अम्मी ने हम दोनों को बुलाकर कहा, बच्चों, हुबिया साग सब्जी लेने चौराहे जा रही है, तुम लोग भी घुमाओ। उन्होंने हुबिया से भी कह दिया, देखो कुंजड़े के यहाँ ताजे नरम सिंघाड़े हो तो इन दोनों को ले देना। हम लोग हुबिया के साथ घर से 20-25 कदम गए। मंटू ने मुझे रोक कर कहा, सुनो, अम्मी पापा के साथ बाजार जा रही है, हम भी उनके साथ बाजार जाएंगे। मंटू ने हुबिया को संबोधन किया, हुबिया हमारी सैंडल में कील लग रहा है, हम दूसरी सैंडल पहनकर आते हैं। हम दोनों घर की ओर भाग आए। मंटू का अनुमान ठीक था। हम लौटे तो ड्योडा में पहुंचते ही अम्मी की पुकार सुनाई दी, जी आइए, मैं चल रही हूँ। अम्मी बाहर जाने के लिए साड़ी बदले और जूड़े में पिन खोसते हुए आ रही थी। मंटू अम्मी की कमर से लिपट गई। डबडबाई आंखें अम्मी के मुंह की ओर उठाकर आंसू भरे स्वर में हिचक हिचक कर गिड़गिड़ाने लगी, कभी कभी बच्चों को भी तो साथ ले जाना चाहिए। तब तक पापा भी आ गए। उन्होंने पूछा, क्या है, क्या हुआ? वे समझ गए। बोले, अच्छा बच्चों, एकदम तैयार हो जाओ। अम्मी ने कहा, आ मंटू, तेरी फ्रॉक बदल दूँ। परंतु मंटू अपनी इस हरकत से इतना शर्मा गई थी कि दोनों हाथों में मुंह छिपाकर भाग गई और पापा मम्मी के कई बार बुलाने पर भी नहीं आई। बात पापा के मन में लग गई। उस समय बाहर नहीं जा सके। उसके बाद से हफ्ते पखवाड़े में हम लोगों को भी बाजार ले जाने लगे थे। कभी कभी खाने की मेज पर हम लोगों के साथ बैठने पर उस दिन की घटना बच्चों को भी कभी साथ ले जाने की दुहाई देने की बात सुनाने लगते और इसी प्रसंग में मंटू झेप जाती। आज पापा के साथ चलने के अनुरोध पर मंटू उत्तर दे रही है, बोर बुड्ढों के साथ बोर। पापा सहसा मानो दृढ़ निश्चय से कुर्सी से उठ खड़े हुए, कोट पहन लिया और अम्मी को संबोधन कर पुकारा, सुनो, कई बार पहाड़ से छड़ियाँ लाए हैं तो कोई एक तो दो। एक छड़ी उठाकर मैंने अपने कमरे में रख ली थी। पापा को उत्तर दिया, एक तो यहाँ पड़ी है, चाहिए? छड़ी कोने से उठाकर पापा के सामने कर दी। हाँ, यह तो बहुत अच्छी बात है। पापा ने छड़ी के मुठ पर हाथ फेरकर कहा और छड़ी टेकते हुए किसी की ओर देखे बिना घूमने के लिए चले गए। मानो हाथ की छड़ी को टेक कर उन्होंने समय को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, हमारी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।